हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं आपसे इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपके सामने डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो गाइज कोशिश करेंगे आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके प्रैक्टिस सेट को कराने की। तो गाइज सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज हम आपके सामने हर रोज़ लेके आते हैं नए वीडियो, जिसमें बात करते हैं चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की। वो तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, साथ ही आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आने वाले हैं। और साथ ही गाइज आपको बता दूं, मैं मैथमेटिक्स के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आने वाला हूं, क्योंकि आपके सामने पहले भी हमने मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए थे, काफ़ी कर दिए हैं, काफ़ी हद तक आपके सामने करीब 40 करीब आपके सामने पड़े हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ वाट किसका मात्रक है, तो बताइए भाई वाट किसका मात्रक है। ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले देख लीजिए वॉट जैसे हम बात करें शक्ति का मात्रक होता है। पहले शक्ति क्या होता है, शक्ति भी पता होना चाहिए। P बराबर मतलब कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य के क्या होता है? जूल होता है। और दर के लिए मतलब हम लेते हैं ना, कार्य अपॉन समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन समय होता है। तो जूल अपॉन टाइम मतलब सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड बोल देते हैं, जिसे शक्ति का मात्रक। अगर आपके सामने शक्ति का मात्रक मतलब वॉट की जगह कुछ और आता है, इस तरीके से आता है, तो भी आप बताएंगे क्या है, शक्ति का मात्रक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है ज्वारभाटा आने का कारण क्या होता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है गाइस, जिसके कारण ज्वारभाटा आता है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा, देखो किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। जैसे आपको पता है पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी पर आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे आपसे पूछ रहा चंद्रमा का क्या होता है। चंद्रमा का होता है गाइज, आप इसमें देखिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं लगानी हमें, ये तो आपको याद ही करना है। इसमें क्या 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्लियर, याद रखिएगा 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि आपको पता है इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जैसे आपको पता है हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ऐसे ही इसका देखें, इसका कितना होता है, इसका होता है 2.36 या कहीं 38 भी होता है, इस तरीके से होता है, कहीं आपके सामने 2.40 भी मिलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है समान विमाएँ। देखो विमाएँ, इस पर आपसे पूछ रहा है इनमें से निम्न में से, जो नीचे दे रखे हैं ना, इनमें से किसकी समान विमाएँ हैं, विमाएँ किसकी समान हैं, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। चलिएगा, कार्य और बलागुण, इसमें आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे कार्य का क्या होता है। कार्य आपको पता है, कार्य क्या होता है, पहले कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है मात्रक। और आपसे पूछें विस्थापन मतलब बल इंटू विस्थापन। ठीक है, विस्थापन के नियम लेते हैं यहाँ पे मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो जाता है? बल की इकाई हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं, कार्य की इकाई हो जाती है। कार्य की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, आपके सामने क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि आपको पता है कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। क्लियर। और इसी को हम कंबाइंड रूप में क्या बोल देते हैं? कार्य को जूल बोल देते हैं। क्लियर, इसी को कंबाइंड में क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। मैं आपके सामने इसे इसलिए बता रहा हूँ कि विमाएँ और आपके सामने मात्रक इसके पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ये तो आप निश्चित मान लीजिए कि फिजिक्स में आपके सामने जब पेपर आएगा तो उसमें विमाएँ और मात्रक पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है जी व कैपिटल जी, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। चलिएगा भाई, इसे भी देखते हैं। आपको पता है जब आपके सामने दो पिंड ऐसे होते थे, M1 और M2, इस तरीके से, इनके बीच की डिस्टेंस आपके सामने R दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। तब आपसे पूछा होता था, क्या होता है कि बताइए इनके बीच में फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है। तो हमारा होता था F इज प्रोपोर्शनल किसके होता था? M1 इंटू M2 अपॉन R² के। मतलब नियम क्या कहता है? नियम कहता है आपके सामने कि जो बल होता है पिंड के, जो दोनों पिंड होते हैं, दोनों बॉडी होती हैं, दोनों बॉडी के द्रव्यमान मतलब मास के मल्टीप्लाई के बराबर, मल्टीप्लाई के समानुपाती, तथा R के मतलब इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो ये होती है, जब हम इस पे से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है निकल के? आपके सामने निकल के आता है F G M1 M2 अपॉन R²। और G क्या होता है यहाँ पे? सार्वत्रिक नियतांक होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक नियतांक होता है। ठीक है, G की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। G की वैल्यू होती है 6.6
67 इंटू 10⁻11। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज़ को। और आपको अब पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ कट्टू, कैपिटल एफ कट्टू क्या होता है, Gm1m2 अपॉन कैपिटल R²। और आपको पता है एफ इक्वल टू, आपने ये भी पढ़ा है, m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, पढ़ा है ना आपने, तो पढ़ा है। तो इस एफ की जगह जब मैं ये पुट करूँगा, देखिए जब मैं इस एफ को यहाँ से हटा देता हूँ और इस एफ की जगह मैं पुट करता हूँ ma, अब देखो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ ma, तो देखिए अब यहाँ पे जो ma दे रखा है ना, ma दे रखा है, तो एक m से एक m कट जाएगा। मतलब कौन सा m कटेगा, देखिए जो द्रव्यमान है, जो बॉडी का द्रव्यमान है वो हट जाएगा, तो हट गया। तो आपके सामने जो बचेगा स्मॉल g इक्वल टू, हम यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए को क्या ले लेंगे, स्मॉल g ले लेंगे, क्योंकि त्वरण की बात कर रहा है। जब हम पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे भाई, वहाँ पे क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या लेंगे, ए की जगह हम g ले लेंगे, तो mg लेंगे। क्लियर, तो आपके सामने जो निकल के आएगा g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन R²। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका जो मैच कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सरल लोलक की लंबाई में 1% की वृद्धि की जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल जो है गाइस, देखिए पहले ये समझिए आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। ये होता है जब आपने सरल लोलक की बात कर रहा है। तो देखो हम लंबाई में वृद्धि करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा समथिंग, आपके सामने, हाँ ये निकल के आ जाएगा। मैंने आपके सामने फॉर्मूला बता दिया है, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को 10 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम, देखो क्या बोल रहा है, 0 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को 10 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है। मतलब पानी का जो आपके सामने दे रखा है टेम्परेचर क्या है, 10 सेंटीग्रेड है, और बर्फ का कितना है, 0 सेंटीग्रेड। आपसे बोल रहा है कि परिणामी ताप क्या होगा, मतलब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा। तो भाई आपका टेम्परेचर 0 रहेगा। अब क्यों रहेगा 0, सॉरी कहाँ 0 रहेगा, देखिएगा अब 0 क्यों रहता है ये भी देख लीजिएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जब कभी भी आपके सामने दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बर्फ 1 ग्राम बर्फ को, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाना है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी कितनी ऊष्मा की, 80 कैलोरी की। ठीक है, 80 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब आपको पता है 1 किलोग्राम है, ये तो 1 ग्राम के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब उसने 1000 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो कितना हो जाएगा 8, मतलब 80 किलो कैलोरी। इसके लिए हमने क्या लगा दी, किलो कैलोरी। क्लियर, किलो कैलोरी लगा दी। क्लियर, अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपको 1 किलोग्राम बर्फ़ का अगर टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, मतलब टेम्परेचर आप मतलब इसको पिघलाना है, पिघलाने के लिए कितनी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 80 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर, ठीक है, इसे हम एक साइड में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें पानी दे रखा है, क्या दे रखा है, पानी दे रखा है। अब पानी से जो निर्गत ऊष्मा है, क्योंकि आपको पता है भाई इसका टेम्परेचर तो लो होगा, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, मतलब ये तो टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा क्योंकि 0 डिग्री पर है। ये क्या होगा, जब दोनों को, ये गर्म है ना थोड़ा हल्का, देख लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो क्या होगा, ये डाउन होगा। जब ये डाउन होगा तो इसमें से क्या होगा, ऊष्मा निर्गत होगी। तो आपको पता होना चाहिए जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो मतलब जितना मात्रा है, कितनी मात्रा है, 1 किलोग्राम इंटू 1 इंटू आपके सामने आता है टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो रहा है भाई, 10 से 0 मतलब 10 से 0। उसने क्या कहा था, 1 किलोग्राम बर्फ को इतने डिग्री के साथ मिलाया जाता है, 10 डिग्री के साथ मिलाया जाता है। तो देखो बर्फ में अंतर, मतलब टेम्परेचर में अंतर क्या है भाई, 10 का ही तो अंतर है, क्योंकि आपको देख सकते हैं 0 या 10 है भाई, अंतर कितने का, 10 का है। तो आपका जो निकल के आया, क्या निकल के आया, 10 किलो कैलोरी निकल के आया। अब देखो इसने बोला था 1000 ग्राम को, मतलब 1000 ग्राम को टेम्परेचर को हम मतलब इसमें से निर्गत ऊष्मा कर रहे थे कि कितनी निकलेगी। जब हमने टेम्परेचर जो हमारा पानी था, मतलब बर्फ़ का, तो हमने निकाल लिया 80 किलो कैलोरी चाहिए इसे पिघलाने के लिए। क्लियर, 80 किलो कैलोरी चाहिए इसे पिघलाने के लिए। लेकिन जब जो टेम्परेचर आपके सामने यहाँ पे है इस पानी का जो इससे निर्गत ऊष्मा होगी वो केवल कितनी निकलेगी, 10 किलो कैलोरी निकलेगी। क्या निकलेगी, 10 किलो कैलोरी निकलेगी। जब आपको पता है भाई 10 किलो कैलोरी निकलेगी, और इसे पिघलाने के लिए आवश्यकता हमें कितने की, 80 किलो कैलोरी की। समझ पा रहे हैं ना बात को भाई, बर्फ़ को पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी चाहिए, लेकिन पानी तो कितना दे रहा है, पानी केवल 10 किलो कैलोरी दे पा रहा है। तो पिघलेगी क्या बर्फ़, नहीं पिघलेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 ही रहेगा। क्लियर, चलिए पिघलेगी तो उसका टेम्परेचर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतनी ऊष्मा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा आपसे मुख्यतः फ्यूज जो है
किस तार में जोड़ा जाता है? आपको पता होना चाहिए जो फ्यूज होता है, फ्यूज कौन से तार में जोड़ा जाता है? बताइए। भूमिगत मतलब अर्थिंग तार में जोड़ा जाता है, अर्थिंग वायर में, या फेस वायर में, या उदासीन तार में, या इनमें से किसी में नहीं जोड़ा जाता? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे भाई थोड़ा लेवल लेके आइए, लेवल। मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स का तो यही चलता रहता है कि लेवल लेके आइए। तो भाई जब कभी भी आपके सामने फ्यूज लगाए, तो जब कभी भी आपके सामने कभी देखा हो आपने फ्यूज लगते हो, तो फ्यूज हमेशा कहाँ लगता है? मुख्य वायर में लगता है, मतलब जो फेस वायर होता है इसमें करंट आता है, ठीक है। क्योंकि ये तो अर्थिंग वायर हो जाता है, अर्थिंग में नहीं लगता, वो हमेशा करंट वायर में लगता है। चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़ा जाता है। देखिए, यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समानांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम, देखो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम के प्रतिरोधियों मतलब प्रतिरोधियों के होता है। मतलब इनमें से किसके बराबर होता है, ये आपसे बोल रहा है। इनमें इसके मतलब किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है, आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, जब आर निकाल देते हैं समांतर प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं जब प्रतिरोध, इस तरीके से निकालते हैं ना हम निकालते हैं, तो आपको कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है वायु में ध्वनि की चाल। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है वायु में ध्वनि की चाल। तो वायु में ध्वनि की चाल के बारे में बोल रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल है आपकी 350 मीटर पर सेकंड है। आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये देखिएगा, 50 सेंटीमीटर लंबे एक बंद पाइप के स्वर की आवृत्ति क्या होगी? मतलब आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्लियर? लंबाई दे रखी है आपके सामने पाइप की, और जो कि एक साइड से क्या है? बंद है। क्लियर? और ध्वनि की चाल दे रखी है आपके सामने 350 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिएगा, इस फ्रीक्वेंसी आपको जब कभी निकालनी हो, बंद पाइप के बारे में बात कर रहा है। ओपन पाइप होता है, एक होता है बंद पाइप, ठीक है। तो बंद पाइप के बारे में बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा ये देखिएगा, आपको हमेशा करना होगा, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा देता हूँ। जैसे एफ इक्वल टू होता है मतलब फ्रीक्वेंसी, आपका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, वेग, जो वेग दे रखा है, ध्वनि का वेग जो दे रखा है, अपॉन हो जाएगा आपके सामने। देखो, जब बात करते हैं आपसे मूल आवृत्ति निकालनी हो, मतलब जब ओपन है, मतलब जब ओपन होता है तो क्या लगाएंगे? 2L लिखते हैं। मतलब L क्या है? लंबाई है, 2 मतलब 2L लिखा हुआ है, ठीक है। लंबाई है L और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2L, मतलब 2 गुना लेते हैं लंबाई का, ठीक है। कब? जब आपके सामने ओपन बोल रहा है। लेकिन बंद बोल रहा है तो बंद बोलेगा तो उसके लिए क्या लेंगे? 4 लेते हैं। क्लियर? 4L लेंगे। तो देखिए, इसकी जो आपके सामने दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? आपके सामने दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकंड। और पहले जो आप 50 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई दे रखी है ना, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मीटर की बात कर रहे हो, भाई इसे मीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, F इक्वल टू 350/4L, तो L की ये वैल्यू दे रखी है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। देख सकते हैं 2 का मतलब क्या आएगा? 2.0 आएगा। तो देखो, अब डिवाइड करूंगा इससे तो क्या निकल के आएगा? 175 प्रति सेकेंड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है एक 200 ग्राम वजन के लोहे के टुकड़े को, देखो इसमें भी टेम्परेचर की बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप बोलेंगे बड़ा टफ आ रहा भाई पेपर। हाँ भाई, इतना भी हल्के में नहीं आता पेपर, ठीक आता है, मतलब लेवल ठीक ठाक होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसने आपसे बोला कि एक 200 ग्राम वजन के लोहे के टुकड़े को 90 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री तक ठंडा करने के लिए 1000 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज, आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? विशिष्ट ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला कहता है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, ये होता है Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे Q मतलब टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, मतलब कितनी ऊर्जा इसमें से निर्गत हो रही है, इसके बारे में बात कर रहा है। कितनी ऊष्मा, या बोलूँ आपसे कितनी ऊर्जा, या किसी ऊष्मा का मतलब एक तरह से ऊर्जा ही होता है, कितनी ऊर्जा इसमें से मुक्त हो रही है। Q तो ये हो गया, तो मतलब माइनस, क्यों मुक्त हो रही है भाई, मतलब निकल रही है तो माइनस में लेंगे, माइनस में 1000 कैलोरी, ठीक है, इक्वल टू। अब M का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है? इसका 200 दे रखा है भाई। और जो C क्या है यहाँ पे? अब C ही तो वो चीज़ है विशिष्ट ऊष्मा का, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है यहाँ पे? C है। क्लियर? विशिष्ट ऊष्मा क्या है यहाँ पे? C है। क्लियर? अब इनटू, अब टेम्परेचर में अंतर, टेम्परेचर में अंतर कितना हो रहा है भाई? देखो 90 डिग्री से हम कम लेके आ रहे हैं, मतलब 90 डिग्री से माइनस में जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम हो रहा है। अगर बढ़ता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन 90 डिग्री से कम हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस का 80। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, C की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे हम, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, कट जाएगा, ये कट गया, 5 टाइम गया। अब आता है आपके सामने 80 बचता है, क्या है? 80 है, तो अपॉन 80 करेंगे, 5 अपॉन 80 मतलब 5/80 करेंगे, 5/80, एक सेकेंड,
देखिए जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 5 अपॉन आएगा 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिएगा। और ऊष्मा को किस में नापते हैं हम? ऊष्मा को हमेशा हम कैलोरी में नापते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि कांच के बने उत्तल लेंस, देखिए कांच के बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपके सामने दे रखी है 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी या मतलब क्या रहेगा उसमें, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए गाइस, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए एयर, मैंने बोला आपसे उसकी फोकस दूरी दे रखी थी, लेंस की फोकस दूरी क्या दे रखी थी आपके सामने, लेंस की फोकस दूरी उसने पहले से बोल रखा था क्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और n1 मतलब अपवर्तनांक, हवा में अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है भैया, हवा में अपवर्तनांक क्या है 1 है। ठीक है, लेकिन हवा का अपवर्तनांक तो आपके पास है भाई, और ये आपके सामने दे रखा है अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, मतलब जो आपके सामने लेंस दे रखा था, जिस शीशे का बना हुआ था, जिस कांच का बना हुआ था, उसका अपवर्तनांक ये आपके सामने दे रखा है। क्लियर, ये आपके सामने दे रखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकस दूरी इन एयर। ये इन एयर है, मतलब आप बोलेंगे फेयर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ये क्या है, एयर है, AIR एयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो हमने क्या कर लिया अपनी तरफ से लेट कर लिया है। बार बार लिखने से बेटर है कि हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, इसे एक्स कहीं क्रॉस समझें, ये एक्स है गाइस। ठीक है, और जो वैल्यू आपके सामने दे रखी थी वो वैल्यू हमने आपके सामने रख दी है। रखने के बाद हमारे पास निकल के आती है ये वैल्यू, को निकल के आती है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब पानी के पूछ रहा था, मतलब अगर पानी के अंदर उसे डालते हैं तो पानी के सापेक्ष, ठीक है, पानी के सापेक्ष उस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कंडीशन लगाएंगे। क्लियर, तो कंडीशन लगाते हैं, ये आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे n1 क्या है, वहाँ पे तो एयर थी, क्योंकि उसने क्या बोला था, सीधा कांच के लिए बोला था, कांच का है तो उसकी फोकस दूरी दे रखी थी, और वहाँ पे एयर की हमने अपनी तरफ से ली। और हमेशा आपको भी ऐसा ही करना है, जब तक वो कोई मीडियम नहीं देता, उसने पहले क्या दिया कि मतलब बगैर पानी के बोला था, उसने बोला कांच का अपवर्तनांक इतना है, मतलब उसकी फोकस दूरी इतनी है और अपवर्तनांक इतना है, ऐसे दे रखा था। ठीक है, तो आपको पता है भाई उसका फोकस दूरी दे रखी है, आपके पास अपवर्तनांक दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एयर का, एयर में क्या अपवर्तनांक है वो लेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो अब यहाँ वाटर के बारे में बात कर रहा है, तो वाटर और कांच का निकलवा रहा है, तो वाटर और कांच की कंडीशन में निकालेंगे हम, तो किस तरीके से निकालेंगे ये आपके सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन आपके सामने वही है जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हमने वैल्यू रख दी है, देखिए भाई वैल्यू रखने के बाद में आपके सामने निकल के आया ये। अब आपके सामने यहाँ निकल के आती है कंडीशन 0.2 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 1। देख लीजिए क्या निकल के आएगा, 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक्स का, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। जब देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 दूना 10 होता है, और पॉइंट लगाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए 1 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू जैसे हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो कंडीशन निकल के आती है आपके सामने इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 1 पुट करने के बाद यहाँ पे हमने इतना बड़ा लिख रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, एक्स की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 1 आ गई तो ये निकल के आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आया 5 सेंटीमीटर। मतलब वही लेंस जो आपके पास में था, जो कांच का लेंस था, वो जो हवा में था, मतलब वायुमंडल में था, तब उसकी फोकस दूरी आपके सामने कितनी दे रखी थी, उसने आपसे बोल रखा था फोकस दूरी इसकी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे उसे पानी के अंदर लेके गए तो कितनी होगी उसकी 5 सेंटीमीटर। निकाल के आपके सामने दिखा दिया है। कुछ फ्रेंड्स तो ये बोलते हैं भाई आंसर पता नहीं, वहाँ से बताते रहते हैं। भाई आपके सामने लॉजिक के साथ दे रहे हैं ना आंसर, उस पर डिपेंड करो ना, उसको सोचिए ना। तो गाइस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है। देखियो सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है गाइस, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा की। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है नाभिकीय ऊर्जा की। ऊर्जा की होती है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, नाभिकीय ऊर्जा की होती है। क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा की। क्लियर, नाभिकीय ऊर्जा की, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, नाभिकीय ऊर्जा की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या, पहले ये देखिए। जैसे हम बात करते हैं आँख के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से, माफ करना, देखिए मतलब आपके सामने जो हम बना रहे हैं इस तरीके से याद रखिएगा। ये जैसे यहाँ मान लो लेंस लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आँख के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आँख है ये। अब यहाँ से जैसे कोई प्रकाश किरण आती है इस तरीके से, और जब निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करता है, मतलब इसमें दूर का नज़र नहीं आता, नज़दीक का नज़र आता है। दूर का नज़र नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि भाई यहाँ पर जो लेंस लगा होता है ना, वो लेंस लगा होता है, वो क्या करता है, इस किरण को पहले ही मिला देता है, मतलब इनको पहले ही मिला देता है।
यहाँ रेटिना रह जाता है, रेटिना से पहले ही मिला देता है। रेटिना से पहले मिला देता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसे दूर की वस्तु नज़र नहीं आ रही लेकिन नज़दीक की नज़र आती हैं। क्लियर। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चाहें इन किरणों को थोड़ा फैला दें, इन किरणों को थोड़ा हम फैला दें, तो मतलब हम क्या करेंगे, जैसे ये फैला दें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास, जैसे ये लेंस आपके सामने लगा हुआ था, यहाँ पे आँख में अंदर जो लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस होता है पहले ये पता होना चाहिए, उत्तल लेंस होता है आँख के अंदर, ठीक है। इसके आगे हम लगा दें अवतल लेंस इस तरीके से। तो अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, जैसे किरण आएंगी तो क्या होंगे, ये फैलाएगा। भाई फैलती हुई जब इस पर जाएंगी तो क्या करेगा, ये जब मिलेंगी आपस में, जैसे यहाँ से इसने फैला दी और ये जाके इस पर लगती है, मतलब इस तरीके से लगती हैं, ठीक है, होता ना, यहाँ पे जाके मिल जाती हैं। तो जब मिलती हैं तो मतलब इसके लिए हमने क्या लगाया, क्योंकि भाई जब हमारे पास प्रकाश किरणें आ रही थी हमारी आँख के अंदर, वो पहले ही मिल जा रही थी। अब हमने जब लेंस लगाया, अवतल लेंस लगाया, तो अवतल लेंस से क्या हुआ, थोड़ा उसने फैला दी, फैलाने के बाद जब जाके मिलती हैं आँख के लेंस के द्वारा, तो कहाँ मिलती हैं, वो रेटिना पे जाके मिल जाती हैं। क्लियर। इसीलिए हम परफेक्ट दूरी का, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेंगे, परफेक्ट क्षमता का लेना पड़ता है। होता है कि नंबर होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देखा नहीं, 0.2 लगा हुआ है, 0.3 लगा हुआ है, जो स्पेक्स लगे होते हैं आँखों पर, वो यही कारण होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले लेंगे कम लेंगे, ज़्यादा ले लिए तो भाई क्या पता बड़ा आ गया तो फिर भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा ले लिया आपने तो क्या हुआ, उसका यहाँ बन गया पीछे जाके, फिर आपको हो गया निकट, क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, फिर क्या करेंगे। क्लियर। यही कंडीशन है। चलिएगा, तो कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, ए और बी के मध्य निम्न प्रतिरोध जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहले देखिएगा, इस आपके सामने दे रखा है ये प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो कैसे जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में होते हैं तो कैसे जोड़े जाते हैं। बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा R1 + R2 जोड़ दिए जाते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में दो ऊपर लगे हुए तो क्या हो जाएगा, R = निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को सीधा जोड़ देते हैं। क्लियर। अब जब समांतर क्रम में जोड़े हुए, यहाँ भी 20 है और इन दोनों को मर्ज किया तो क्या निकल के आया, 20 निकल के आया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, मतलब ये तो 20 हो गया कंबाइंड करके 20 और एक 20 ये दे रखा है, मतलब यहाँ पे ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या निकालते हैं समांतर क्रम का, 1/R 1/20 + 1/20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के निकल के आएगा 2/20, 2 से काटा तो 1/10 आएगा। जब R निकालेंगे तो R = निकल के आ जाएगा 10 ओम। तो R निकल के आया 10 ओम। क्लियर। तो आंसर क्या होगा आपका 10 ओम, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखो उत्तल दर्पण के बारे में बात कर, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आपसे बोल रहा है बताइए भाई प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। पहले ये बताइए उत्तल दर्पण होता कैसा है। यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण का इस तरीके से होता है, इस तरीके से यहाँ पे पॉलिश हो रखी होती है, इधर से किरणें आ रही हैं यहाँ पर, ये हमने इस तरीके से निकाल दिया अपनी तरफ से, जबकि दर्पण को ऐसे जाता नहीं है लेकिन हमने आपके सामने निकाला। अब किरणें जो आई थी यहाँ पे, अब वो क्या होंगी, टकराई इस तरीके से, यहाँ टकराने के बाद दूर फैलती हैं। दूर फैलने के बाद जैसे हम इसे डॉटेड में मिलाएंगे तो आगे क्या मिलेंगे, फोकस दूरी पर जाके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस दूरी पर जाके मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो हमेशा वो कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन यही बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी वास्तविक चित्र होंगे, जितने भी वास्तविक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे बनते हैं। जो वास्तविक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हमेशा उल्टे बनेंगे। और अवतल दर्पण क्या करता है, हमेशा उल्टा बनाता है। लेकिन एक केस ऐसा आता है, कौन सा केस आता है, एक केस ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो है आभासी बनाता है। जब बात करते हैं कि F और O के बीच में, जब वस्तु को F और O के बीच में रखा जाता है अवतल दर्पण के अंदर, तब क्या होता है, तब हमेशा उसका चित्र आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। एक ही कंडीशन आती है जिसमें ऐसा होता है। क्लियर। चलिएगा, तो यहाँ आपसे बोला था, आपको ये पता होना चाहिए भाई 1/F। देखो याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, पीछे से याद करो। F के बाद देखो आपको पता है इसमें 3 टर्म्स होती हैं, क्या होती है, F, U और V होता है। तो पीछे से याद करो ना, पहले F आया, उसके बाद में U आता है, U के बाद में V आता है। क्लियर। ये तो वो आपका दर्पण का सूत्र। लेकिन यही लेंस का पूछा जाता है तो क्या करते इसमें, बीच में माइनस कर देते बस। देखो कितना अच्छा मेथड आपके सामने, F, U और V, मतलब क्रम से याद कर लो इन्हें। मतलब पहले F आता है, फिर U आता है, उसके बाद ही V आता है। क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए, जब दर्पण की बात होगी तो यहाँ प्लस होता है और जब लेंस की बात हो रही है तो यहाँ माइनस होता है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिएगा,
अब हमें पता है भाई, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख लिया हमने, 1/F 1/U प्लस 1/V। अब देखो, आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण की, देखो V तो आपसे पूछ रहा है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है, प्लस 1/U। U क्या है आपके सामने, U है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और आपको बता दूंगा ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मान लो ये क्या है, दर्पण है, और हमेशा जिधर इधर चीज़ रखी रहती है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव लेते हैं, इसकी दूरी को क्या लेंगे, नेगेटिव में, तो माइनस का 20 उसने दे रखा ना, वस्तु कितनी दूर है, माइनस का 20 लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, दर्पण रखा हुआ है और वस्तु कहाँ रहती है, इधर रखी हुई है कहीं जैसे, तो इधर साइड में जाएंगे तो आपको पता है ना, इधर तो 0 0 होता है, यहाँ पे माइनस में चलते हैं, इधर प्लस में चलते हैं, इधर प्लस में इधर माइनस में, ये चीज़ पता है ना आपको। तो ये चीज़ के अनुसार देखिए, जब वस्तु इधर रखेंगे तो भाई नेगेटिव में लेंगे। अब देखिएगा आगे लेंगे, इक्वल टू 1/F, F क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। क्यों लेंगे भैया, आवासी चित्र बना रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है, और उत्तल दर्पण में जब बात कर रहा है तो इसकी हम क्या लेंगे, 10, कितना है 10, तो 1/10। इसको सॉल्व करेंगे भाई, जब इधर लेके जाएंगे इसे तो क्या निकल के आता है आपके सामने, निकल के आएगा V = 1/10 प्लस 1/20। कर लेते हैं सॉल्व भाई, 20, और जब माइनस करेंगे इसमें से, घटाओ भाई, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब घटाएंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या निकल के आता है, ये देखिएगा, जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास निकल के आता है यहाँ पे, इसको मतलब जोड़ेंगे, इनको सॉरी जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया, 3/20 आ गया। तो V की वैल्यू पूछ रहा है, तो V की वैल्यू निकलेगी, क्या निकल के आती है, V की वैल्यू निकल के आती है 1/V = 3/20। तो V निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद 6.666 आएगा, क्या आएगा, 6.66 सेंटीमीटर। आपके सामने देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जो भी आपके सामने, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। संचयक बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है संचयक में तो शीशा बोला, शीशा संचयक सेल, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे विद्युत धारा की इकाई, अरे भाई एम्पियर होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, हाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति जो होती है किस पर निर्भर करती है, मतलब किस चीज़ पर निर्भर करती है, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की स्पीड। तो भाई आपको पता है, जैसे मोबाइल आप चलाते हो, बोलते ना कि अच्छी रैम का लेना, भाई रैम अच्छी होनी चाहिए फ़ोन में। आजकल तो 4-4, 5-5, 4-4, 6-6, 8-8 GB के रैम आ रही है, तो बस समझ लीजिए किस पर डिपेंड करेगा, रैम पे डिपेंड करेगा भाई इसकी स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे गैल्वेनोमीटर पर 12 प्रतिरोध का शंट लगाने पर विक्षेप 50 अंश से घटकर 20 अंश हो जाता है भाई। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्या होता है, यहाँ आपके सामने आई मान लेता हूँ, आई जो कि आपके सामने दे रखा है, इसका विक्षेप कितने दे रखा है, 50 के, और आपके सामने दे रखा है जो आपके घटकर कितना हो जाता है, घटकर आपके सामने हो जाता है गैल्वेनोमीटर का कितना हो जाता है, 20 के। ये क्या है, के एक आपके सामने बता दूं कि ये क्या है, फिगर की मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एक तरह से ये नियतांक बोल लो इसे, तो एस निकालना आप, मतलब एस आपके सामने शंट निकालते हैं, शंट के लिए हम यूज करते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, IG RG अपॉन, ये गैल्वेनोमीटर का है, गैल्वेनोमीटर का जो टेम्परेचर वो है, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा I - IG। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो भाई, लिख लो, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा था, IG आपके सामने दे रखा है 20 इंटू RG आपको फाइंड करना है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है आपके सामने, 30। तो भाई करेंगे सॉल्व, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपका 18। कर लीजिएगा सॉल्व, आपके सामने निकल के आएगा 18 निकल के आएगा। ये 12 है, आर में समझिएगा 12 है 12, तो RG की वैल्यू निकल के आएगी 18 ओम। आपसे यही पूछ रहा था कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या है 18 ओम होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप ढंग से समझ पाए होंगे, आपके सामने अच्छी तरह से डिस्कस कर पाए होंगे हम। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाते रहेंगे आपके सामने इसी तरह के प्रैक्टिस सेट। थैंक यू, धन्यवाद।